इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज एक्चुअली एक सिंगल बीमारी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं और उनकी संख्या अगर इन टोटो देखी जाए तो 200 के आसपास या उससे भी ज़्यादा है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज इस वजह से क्योंकि इसकी इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं और हम ये देखते हैं कि कुछ इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज होती हैं जिनके काज पता हैं और कुछ के नहीं पता हैं। तो जिसके काज पता है फिर हम उसको फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं कि स्मोकिंग रिलेटेड है या कोई जो है डस्ट एक्सपोजर रिलेटेड है या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ रिलेटेड है। तो इन ऑर्डर टू समराइज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ सिंगल डिजीज़ नहीं है, यह एक बीमारियों का एक संकलन है जो कि लंग की पैरेनकाइमा को अफेक्ट करती है, जो फेफड़ा है उसे अफेक्ट करती है। और मोस्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का फाइनल आउटकम ये होता है कि आपका फेफड़ा धीरे धीरे करके सिकुड़ता जाता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ अपने आप में काफ़ी गंभीर फेफड़ों की बीमारी है, स्पेशली अगर ये प्रोग्रेसिव है। जैसे क्या है कि कुछ केसेस में ऐसा पाया जाता है कि कुछ हद तक बीमारी होकर के खुद ही रुक जाती है, लेकिन अगर यह प्रोग्रेसिव होती है और फेफड़ा प्रोग्रेसिवली छोटा होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, उसके अंदर फाइब्रोसिस होती जाती है, तो यह मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पेयर करता है, ख़राब करता है और साथ ही उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम हो जाती है। अब यह क्यों होता है, इसके पीछे अगर हम देखें तो कुछ के काजेज, जैसा कि मैंने बताया क्लासिफिकेशन के ही संदर्भ में, कि कुछ के काजेज हमें ज्ञात है। काजेज नहीं कहेंगे तो एटलीस्ट हमें एसोसिएशन पता है कि यह जो है इस चीज़ से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। जैसे स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज, जैसे हम कहते हैं, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो RBILD, डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल निमोनिया, ये ऑलमोस्ट इनवेरिएबली स्मोकर्स में ही होती हैं। जब तक कि कोई व्यक्ति स्मोकर नहीं होता उसमें ये नहीं होती। तो ये एक सबसेट हो गया। दूसरा CTD रिलेटेड ILDs, जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ रिलेटेड ILDs होती हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ को अगर हम आम जनमानस की भाषा में कहें तो गठिया की बीमारी कहते हैं, लेकिन जैसे ILD एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी एक सिंगल डिजीज़ नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू, विभिन्न प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज से एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज होती हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर से एसोसिएटेड, जैसे कुछ लोगों को के घर पे कबूतर वगैरह बैठते हैं, उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनके फेदर्स होते हैं, उससे धीरे धीरे करके फेफड़े में दिक्कत शुरू होती है और वह ILD का रूप ले लेती है। इसको हम हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं। कुछ लोगों को यह दिक्कत कूलर के डस्ट की वजह से हो सकती है। कुछ लोगों को ऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर, जो फार्मर्स लंग हम कहते हैं, खेत की जो है नम घास से निकलने वाली जो डस्ट एक तरह से अगर हम कहें तो हो सकती है। तो ये सब काजेज हैं जो हमें पता है। बहुत सारे इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। इडियोपैथिक का अभिप्राय यह है कि उसका कारण अभी तक हमें नहीं पता है या उसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हमें अब तक ज्ञात नहीं है। तो जिसका कारण हमें पता है, जैसे स्मोकिंग रिलेटेड या स्मोकिंग एसोसिएटेड जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्मोकिंग से बचाव करके आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर रिलेटेड जो डिजीज होती है, पिजन ड्रॉपिंग रिलेटेड हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, फार्मर्स लंग है, इनको आप इस तरह की डस्ट से एक्सपोजर को कम करके प्रिवेंट कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ रिलेटेड ILD को प्रिवेंट करने के लिए, अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग, कि अगर आपको ILD होना शुरू हुआ तो आपको अर्ली स्टेज में ट्रीट कर लिया जाए। ILD के दो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसमें जो सबसे कॉमन है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पेशेंट को कि सांस फूलना शुरू हो जाती है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह ड्राई कफ है, एकदम बिल्कुल सूखी खांसी पेशेंट आता है हमारे पास
और उसको सूखी खांसी आ रही है, फिर हम उसको प्राइमरी मेडिकेशंस देते हैं और वो नहीं ट्रीट होता है, ठीक नहीं होता है, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ तो नहीं है। तो ये दो इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। पहली बात तो क्लिनिकल, उसमें हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि हमने बताया कि पेशेंट को सूखी खांसी और सांस में दिक्कत होने लगी। अब फिर हमने एग्जामिन किया, एग्जामिनेशन की कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती है जो डॉक्टर्स देखते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा क्लिनिकल पार्ट हो गया। फिर रेडियोलॉजी आती है। रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्सरे में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे में चेंजेस नहीं भी कई बार मिलते हैं तो फिर HRCT करना इम्पॉर्टेंट होता है, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ थोरैक्स, चेस्ट का। उसका भी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से हम HRCT करते हैं। उसमें देखते हैं पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के फीचर्स हैं कि नहीं, कौन सी स्पेसिफिक सब टाइप के हैं। फिर उसके साथ साथ हम एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इस समय कैसी है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के बाद उसके साथ DLCO किया जाता है। कई बार हम पता कर पाते हैं कि यह स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ILD है, कई बार नहीं भी पता चलता है, तो उस केस में हमें बायोप्सी भी लंग से करनी पड़ती है, जो कि जिसके कई मॉडलिटीज़ हैं। ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी हो सकती है या ट्रांसथोरेसिक हो सकती है। ब्रोंकोस्कोपिक के भी बहुत सारे सब टाइप हैं। अब हमें ये देखना होता है कि अगर ये ILD है, अब हमने देख लिया कि कौन से टाइप की है, पहले ILD है कि नहीं है, तो कौन से टाइप की ILD है, और अगर किसी टाइप की ILD है तो वह किसी ट्रीटेबल चीज़ से एसोसिएटेड है कि नहीं है। तो हमें वो भी देखना होता है कि कहीं ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ से एसोसिएटेड तो नहीं है, कहीं स्मोकिंग से एसोसिएटेड तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इन सारे क्वेश्चंस का जब हमें जवाब मिल जाता है, तब जा कर के हम उस स्पेसिफिक ILD के ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 200 विभिन्न प्रकार की ILD हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। तो स्मोकिंग रिलेटेड ILDs का जो इलाज है, उसमें तो अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो कोई भी उसका पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसका इलाज यही है कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए। CTD रिलेटेड ILDs जो होती हैं, उसमें जनरली हमें इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस देना पड़ता है। जो प्रोग्रेसिवली फाइब्रोजिंग ILD, जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि फेफड़े की फाइब्रोसिस होकर सिकुड़ने लगता है, तो अब हमारे पास यह फ्रीडम है। हमारे पास पहले 2014 के पहले आई थिंक कोई भी ऐसी ड्रग नहीं थी जो कि प्रोग्रेसिवली फाइब्रोजिंग ILD के प्रोग्रेशन को रोक सके। तो अब हमारे पास फाइब्रोसिस को भी रोकने के लिए दवाएं हैं, तो उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं केस टू केस बेसिस पे। तो इन ऑर्डर टू समराइज, इम्यूनोसप्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द एटियोलॉजी। दूसरा जो है एंटीफाइब्रोटिक्स अगर पेशेंट को ज़रूरत है। बाकी ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है, जैसे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से ड्राई कफ आ रहा है तो खांसी को रोकने की दवा, तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। ILD में हर प्रकार की ILD से तो बचाव नहीं किया जा सकता, जिसका कारण ही नहीं पता है उसके बचाव के संदर्भ में कैसे बात करेंगे। लेकिन कुछ जनरल चीज़ें हैं, जैसे कि स्मोकिंग से आप बचाव करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे एक्टिव या पैसिव, तो उससे आपको स्मोकिंग रिलेटेड ILD होने का रिस्क कम हो जाएगा, नहीं होगा। बल्कि कुछ स्मोकिंग एसोसिएटेड ILD होती हैं जिनका एसोसिएशन केवल है, काजेटिव एसोसिएशन नहीं है, मतलब वो उसका कारण नहीं है, केवल हल्का फुल्का एसोसिएशन है, तो उसका रिस्क कम हो जाएगा, आप स्मोकिंग से बचाव करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप ऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर से बचिए, पॉल्यूशन से बचिए, मास्क लगाइए, ये सारी जो हैबिट्स हैं। और अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जाइए। CTD है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, तो स्क्रीनिंग करवाइए, रेगुलर फॉलोअप में रहिए कि आपको अगर बीमारी शुरू होती है तो जल्दी ही उसको ट्रीट किया जा सके।